जीत कौर के बारे में अपडेट ये है कि चंद रोज़ कबल हमें ये मालूम हुआ कि 12 या 1 बजे के दौरान अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो कि मैनेज करता है सिख यात्रियों को, हिंदू यात्रियों को, वो सरबजीत कौर को वाघा बॉर्डर पे लेके जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डेपोटेशन कि उसको डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सरबजीत वो 1.5 माह से ओवर स्टे है और उसने जो कंडीशनल वीज़ा जो उसको इशू किया गया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वायलेशन की गई थी। लिहाजा उसके बाद हमें मालूम हुआ कि सरबजीत कौर को दारुल अमान शिफ्ट कर दिया गया है। जब पता चला तो मालूम हुआ कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने होम डिपार्टमेंट पंजाब को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें इस्तदा की गई कि दारुल अमान लाहौर में सरबजीत कौर को रखा जाए। टिल कब तक रखा जाए? तब तक जब तक इंटीरियर मिनिस्ट्री स्पेशल एग्ज़िट परमिट नहीं देती या स्पेशल परमिशन नहीं देती सरबजीत कौर को कि वो ऑन फुट वो पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए वाघा बॉर्डर के ज़रिए वो इंडिया की हदूद में दाखिल हो। अच्छा, और अब इतलात क्या है? उनको वापस भेजा जा रहा है या उसने कोई दरख्वास्त दी है कि मुझे पाकिस्तान रखा जाए? अभी तक जो इतलात हैं, तलाल चौधरी साहब उनका एक इंटरव्यू हमने देखा है, उसके अंदर उनका दावा ये है कि खातून ने एक दरख्वास्त दिया कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर मुझे पाकिस्तान के अंदर ही रहने दिया जाए क्योंकि इंडिया के अंदर मेरी जान को ख़तरा है। लेकिन ये मुतज़ाद इतलात हैं, अभी तक कोई ऐसी एप्लीकेशन मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब एक खातून कंडीशनल वीज़े के ऊपर पाकिस्तान में आई और वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, तो एक ऐसी रवायत नहीं कायम करनी चाहिए गवर्नमेंट को या पंजाब गवर्नमेंट को जिसकी बुनियाद के ऊपर जो मुस्तकबिल में आने वाले सिख यात्री हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ फियर पैदा हो, वो अपनी बच्चियों को पंजाब या पाकिस्तान में आने से वो रोकें, या उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो कि अगर हम अपनी बच्चियों को यात्रा पर्पज़ के लिए लेके जाते हैं तो उधर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हो जाती है। कंडीशनल वीज़े की पाकिस्तान का जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है उसकी फेयर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, और जो स्टैंडिंग ऑर्डर है FIA का उसकी फेयर इम्प्लीमेंटेशन होते हुए सरबजीत कौर को डिपोर्ट करना चाहिए। हाँ, उसके बाद ये वापस आके ये ऐसा वीज़ा लें जो एक्सटेंडेबल हो, तो ये पाकिस्तान में बिल्कुल रहे, हम मोतरज़ नहीं है इस बात पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको इस बात का खतरा है कि छोटे सिख कम्युनिटी के जो है वो मजरू हुई है, उनकी इज़्ज़त नफ्स कि भाई ये यात्रा भी आई थी और इस तरह ये मुसलमान हो गए, इस वजह से तो नहीं उसको ये ख़तरा कि मैं जाऊंगी कहीं सिख यात्रियों में से कोई मुझे जो है वो उस जान का ख़तरा उनसे ही होगा। देखें, ये तो एप्रीहेंशंस के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती, एजम्पशंस के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती। बात ये है जो फैक्चुअल कंडीशन है या जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, लीगैलिटी ये है कि वो कंडीशनल वीज़े के ऊपर आई, यात्रा के वीज़े का उसने अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए मिसयूज़ किया, पाकिस्तान में ओवर स्टे थी और कंडीशनल वीज़े जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको इशू किया उसकी वायलेशन की गई थी। अच्छा, ये बताइएगा, सारिन की बात की जा रही थी, वो क्या मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उसके पास क्या राइट है कि वो उनको जो है वो क्योंकि वो उसने इस तरह मुतअद्दिद बार देखा है कि जब बैरून मुल्क की ख़वातीन आती हैं इस्लाम कबूल करते हैं उनको वीज़ा जारी होता है, इनको क्यों नहीं जारी होता? देखें, सबसे पहले इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि ये नॉन एक्सटेंडेबल वीज़ा के ऊपर आई थी जो प्रोटोकॉल 1974 के तनाजुर में इशू किया गया था। इनका हमारा ताल्लुक़ ना ये है कि इसने इस्लाम क्यों कबूल किया या इसने शादी क्यों की, वो उसका निजी मामला है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट लीगल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के उसका बेसिक राइट है। लेकिन जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है पाकिस्तान का, उसके मुताबिक कंडीशनल वीज़ा दिया गया, उसके अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है कि जिसको कंडीशनल वीज़ा दिया जाएगा उन कंडीशंस की वायलेशन वो नहीं कर सकती, ना ही अपने आप को किसी रिलेशनशिप में इंगेज कर सकती है, ना कोई बिज़नेस का किसी किस्म का इस तरह का स्टार्टअप लिया जा सकता है। तो ये कंडीशनल वीज़े की खिलाफ वर्जी है। वी आर सपोज टू टॉक विद इन द कॉर्नर्स ऑफ लॉ। अच्छा, आपने अपनी दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट में जो दायर की है उसमें बड़े सीरियस किस्म के जो है वो इनके ऊपर एक तरह से मौक़िफ़ तैयार किया है कि वो कहीं जासूसी के लिए ना आई हूँ, इस तरह के जो है वो उस पर थोड़ा सा वाज़ह कर दें, उसमें क्या ग्राउंड्स क्या हैं आपकी? अर्शद साहब, वो हमारी ग्राउंड बड़ी ही सॉलिड है। अब देखें कि एक जगह से दूसरी जगह एक इशारा दूसरा इशारा तक जाते हुए अगर आप इश्तिहारी हैं, आपके अरेस्ट वारंट जारी हुई हैं, आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, FIR का इंदराज हो चुका है, तो पुलिस आपको नहीं जाने देगी। ये कैसे पॉसिबल है? सरबजीत कौर जिसके ऊपर 3 या 4 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंदराज हो चुका था, उसको इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने डिस्पाइट हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके बाद इसके ख़ानदान का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, इसके 2 बेटे हैं, उनके ऊपर 8 या 9 से ज़ायद फौजदारी मुकदमात का इंडिया के ज़िला बठिंडा और दूसरे अजला में इंदराज हो चुका है।
तो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने के बावजूद भी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने सरबजीत कौर को सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी? क्या इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने सरबजीत कौर को जानबूझकर उसके लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे उनको रिलैक्स किया ताकि इसको पाकिस्तान में प्लांट किया जा सके? क्योंकि ये मेरी समझ में तो कम से कम नहीं आता एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि एक बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो और वो वीज़ा लेके पाकिस्तान आ जाए। और उस दरख्वास्त के ऊपर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जो दरख्वास्त हमने पिटीशन दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब के पास उसकी सुनवाई हुई और उसमें नोटिस इशू किया गया कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद को, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, DGFIA को, IG पुलिस को, मिनिस्टर मिनॉरिटी अफेयर्स इनको और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नोटिस इशू किया गया कि इसके ऊपर आपकी क्या कंटेंशन है, आप उसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट जमा करवाएं। लेकिन वो पिटीशन अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई क्योंकि हाई कोर्ट में छुट्टियाँ आ गई थी, तो इस वजह से अभी वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द फर्दर फिक्सेशन ऑफ द डेट। लेकिन उसके दौरान एक अपडेट ये है कि बजाय के हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, बजाय इसके पुलिस हमें सपोर्ट करती। पुलिस की अपनी नेगलिजेंस तो मौजूद है ना कि 1.5 माह से पाकिस्तान में ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम थी, इसके खिलाफ आज तक मुकदमे का इंदराज नहीं हो सका। मुजरिमाना आनत में इसके खामद के खिलाफ भी मुकदमे का इंदराज नहीं हो सका। बजाय इसके पुलिस हमें सपोर्ट करती। पुलिस ने एक खुद साख्ता एप्लीकेशन मेरे नाम के ऊपर, जो मैंने कभी उसका इंदराज करवाया ही नहीं है किसी थाने में भी, उसमें मुझे 160 के नोटिस सर्व किए गए हैं और उसमें कहा गया है जी आपने एक दरख्वास्त दी है, फ़रीक़े अव्वल भी मुझे बनाया गया है, दरख्वास्त गुजार को ही नोटिस कर दिए गए हैं। उसको मैंने पहला नोटिस मुझे मौसूल हुआ, मैंने उन्हें कहा जी कि मैं तो पेश नहीं हूँगा, मैं तो अपनी हाई कोर्ट में लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा था, तो उस तनाज़ुर में आप किसी वकील को नोटिस इशू नहीं कर सकते और मैंने दरख्वास्त कोई दी नहीं है, तो कैसे DPO साहब शेखुपुरा के पास ये दरख्वास्त आ गई, कहाँ से आई, किस जिन ने दी, इसका मुझे अभी तक नहीं पता। उस जिन की भी हमें तलाश है। उस जिन की तलाश की वजह से आज लाहौर हाई कोर्ट में मैंने एक पिटीशन दायर कर दी है कि 160 के जो नोटिस हैं, कल मुझे एक और नोटिस मौसूल हुआ है SHO शेखुपुरा की तरफ से कि आज दिन 11 बजे मैं पेश हूँ सरबजीत कौर के मामले में। मैंने एक एप्लीकेशन जमा करवाई, मैंने तो एप्लीकेशन को जमा ही नहीं करवाई, लिहाजा आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है उन नोटिस की सस्पेंशन के लिए कि कैसे पुलिस ने खुद साख्ता एक मलिशियसली इम्प्लिकेटेड जो मोटिवेटेड एप्लीकेशन है उसको इंटरटेन करते हुए एक रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी और मुझे नोटिस भी भेज दिए, सेकंड नोटिस भी आ गया। तो ये पंजाब पुलिस की फुर्तियाँ ही हैं, ये फुर्तियाँ नहीं, ये पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डिफेक्ट्स हैं। जी सर। चिंगेरी साहब, आपको जो नोटिस मसूल हुए हैं, तो आप जो बातें यहाँ बता रहे हैं, आप मतलब कैसे जाके क्यों नहीं बताते कि हमने तो कोई एप्लीकेशन दी नहीं, इसमें क्या कबाहत है? देखें, मैं बिल्कुल मुतलका SHO के पास नहीं जाऊँगा, मैं वकील हूँ और मैं बतौर वकील ही अपनी प्रोफेशनल लीगल सर्विसेज रेंडर कर रहा था और मेरे पास जब रेमेडी मौजूद है अल्टरनेट, तो बजाय इसके मैं एक बतौर वकील मैं यूनिफॉर्म में थाने में जाऊँ, ये मेरे यूनिफॉर्म की तस्दीक है। लिहाजा जब मेरे पास अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सस्पेंशन के रेमेडी मौजूद है, तो डेफिनेटली आई एम सपोज टू नॉक द डोर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट।